हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल न्यू बिगनिंग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करेंगे। इससे पहले की वीडियो लेक्चर में 3 वीडियो लेक्चर थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर बन चुके हैं और अपलोड भी हो चुके हैं। सारे वीडियो लेक्चर का लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। होप सो आप लोगों ने वो वीडियो लेक्चर देख लिया हो ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तभी हम आगे की चीज़ों को समझ पाएंगे। क्योंकि जैसे जैसे हम आगे के टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं वो सब पीछे से इंटरकनेक्टेड है, तो आपको पीछे के टॉपिक को अच्छे से क्लियर होना चाहिए, तभी आप इस टॉपिक्स को आगे जैसे जैसे वीडियो लेक्चर अपलोड होंगे तो उसे समझ पाएंगे। क्योंकि सब इंटरकनेक्टेड हैं, तो एक भी मिस हो गया तो दूसरा जो है वो समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ज़्यादा बड़े बड़े वीडियो नहीं हैं, 10-12-15 मिनट की वीडियो हैं। आप धीरे धीरे करके देख लीजिए, समय निकाल के आपके पास समय हो तो, और फिर इस वीडियो लेक्चर पर आइए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। थर्मोडायनेमिक्स की सीरीज़ चल रही है। पहले लेक्चर में हम लोगों ने इक्विलिब्रियम, इक्विपार्टीशन एनर्जी, उसके बाद हम लोगों ने CP/CV को पढ़ा, गामा को पढ़ा, डायटोमिक के लिए, पॉलीटोमिक के लिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ा, और भी बहुत सारी चीज़ें, ज़ीरोथ लॉ वगैरह, ये सब हम लोग ने कवर कर लिया है। वीडियो लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई बटन पे और एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो को स्टार्टिंग होगी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे, और एंडिंग कहाँ होगी वो तो पढ़ते पढ़ते समझ में आएगा कि कहाँ पे इस टॉपिक को रोकेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। बट विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट नाउ। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या होती है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड होता है। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे इस पे अगर फर्स्ट लॉ पे पूछा जा सकता है तो ये पूछा जा सकता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, किस पे बेस्ड है? तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे है। ठीक है, इसमें ये मतलब ये कहता है कि अगर किसी सिस्टम को हम हीट देते हैं तो वो हीट 2 काम करती है, या तो वर्क करने पे उसमें वो हीट जाती है, या तो इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में वो हीट जाती है। ठीक है, एक्सप्रेशन याद रखिएगा, डेल्टा Q इज इक्वल्स टू W प्लस डेल्टा U। डेल्टा Q क्या है? हीट गिवन टू सिस्टम, सिस्टम को जो हीट दी जा रही है, W यानी उसमें जो वर्क डन हो रहा है, और डेल्टा U यानी जो इंक्रीज हो रही है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये एक्सप्रेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, डेल्टा Q इज इक्वल्स टू W प्लस डेल्टा U। अब यहाँ से पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में क्या है, मतलब किस तरीके से इसमें प्रोसेस हो सकता है, कब क्या चीज़, क्या वेरिएबल को, क्या प्रॉपर्टीज़ को कांस्टेंट रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे। जब हमारा किसी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट होता है तो ऐसे प्रोसेस को आइसोबारिक प्रोसेस कहा जाता है। ठीक है, जब हमारा प्रेशर कांस्टेंट होता है तो ऐसे प्रोसेस को आइसोबारिक प्रोसेस कहते हैं। आइसोबारिक प्रोसेस याद रखिएगा, प्रेशर में कांस्टेंट रहेगा, जब प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो आइसोबारिक प्रोसेस। तो जब प्रेशर कांस्टेंट होता है, प्रोपोर्शनल होता है T के, V प्रोपोर्शनल होता है T के। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए हम सब लोग आइडियल गैस इक्वेशन जानते हैं, क्या होती है? PV इज इक्वल्स टू nRT। क्या होती है? PV इज इक्वल्स टू nRT। तो PV इज इक्वल्स टू nRT। इसमें अगर देखिए, अगर प्रेशर को हम कांस्टेंट कर दें तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा T के। अगर प्रेशर को कांस्टेंट कर दें तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा T के, यानी वॉल्यूम अगर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का यही मतलब हुआ। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं? V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू V2 अपॉन T2। ठीक है, तो अब अगर ग्राफ की बात करें तो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का अगर P और V का ग्राफ देखें, P और V का, तो देखिए P तो कांस्टेंट है तो इधर P ये कांस्टेंट बना रहेगा। अगर टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर और प्रेशर का, अभी भी P कांस्टेंट है। P कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि हम लोग आइसोबारिक प्रोसेस पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब V और T का देखते हैं, वॉल्यूम और टेम्परेचर का। तो देखिए वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ इस तरीके से आपका बनता है कि यानी कि V बढ़ रहा है तो T भी बढ़ रहा है, T बढ़ रहा है तो V बढ़ रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारा आइसोबारिक प्रोसेस। अब इसमें और भी कुछ टर्म है, इन्हें भी समझते हैं। तो देखिए इसमें आपकी हीट क्या होगी? डेल्टा Q इज इक्वल्स टू, हम लोग जानते हैं NCP डेल्टा T। CP क्यों लगा है? अब आप लोग के मन में ये क्वेश्चन होगा कि CV क्यों नहीं लगा। तो देखिए
हम लोग कांस्टेंट प्रेशर पढ़ रहे हैं, है ना। कांस्टेंट प्रेशर के पे हम लोग प्रोसेस पढ़ रहे हैं, यानी कि आइसोबारिक पढ़ रहे हैं। तो जब हमारा प्रेशर कांस्टेंट होता है तो उस समय हम लोग सीपी यानी कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर लेते हैं, है ना। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग ने इस पे बात की है। तो इसलिए यहाँ डी क्यू इज इक्वल्स टू एन सी पी डी टी रखेंगे, ठीक है, ये डेल्टा टी। और डी यू इज इक्वल्स टू, हम लोग जानते ही हैं, पिछले लेक्चर से हम लोग ने ये पढ़ा है कि डेल्टा यू इज इक्वल्स टू हमारा होता है एन सी वी डेल्टा टी। ये ऑलवेज ट्रू होता है, आइदर प्रेशर कांस्टेंट और नॉट, ठीक है। तो डेल्टा U इज इक्वल्स टू एन सी वी डेल्टा टी। एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, सी वी क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और डेल्टा टी क्या है, टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। अब अगर वर्क डन की बात करें तो देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमने क्या पढ़ा है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमने पढ़ा है डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। तो डब्ल्यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा यू। तो वहीं पे यहाँ पे लिखे हैं डब्ल्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू पी माइनस डेल्टा यू। क्यू पी क्यों, क्योंकि एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी एन आर डेल्टा टी। क्यों, क्योंकि क्यू पी की वैल्यू क्या है, एन सी पी डेल्टा टी, और डेल्टा यू की वैल्यू क्या है, एन सी वी डेल्टा टी। तो इसको जब एन डेल्टा टी कॉमन ले लेंगे तो सी पी माइनस सी वी आ जाएगा, और मेयर्स फॉर्मूला से हम लोग जानते हैं सी पी माइनस सी वी क्या होता है, आर। इसलिए डब्ल्यू इज इक्वल्स टू, यानी वर्क डन इन आइसोबारिक प्रोसेस में वर्क डन एन आर टी होता है, ठीक है। चलिए अब आइसोबारिक प्रोसेस में हम लोग और चीज़ पढ़ते हैं कि डेल्टा क्यू, डेल्टा यू और डब्ल्यू यानी कि हीट, इंटरनल एनर्जी और वर्क डन का रेशियो क्या होता है। तो देखिए डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू हम लोग जाना है एन सी पी डेल्टा टी, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू जाना है एन सी वी डेल्टा टी, और डब्ल्यू इज इक्वल्स टू जाना है एन आर डेल्टा टी। तो यहाँ सबसे अगर हम लोग एन डेल्टा टी को कॉमन लेके अगर काट दें तो यहाँ पे क्या बचेगा, सी पी सी वी आर, ठीक है। यहाँ देखिए एन डेल्टा टी एन डेल्टा टी एन डेल्टा टी काट दिया तो सी पी सी वी आर ये बचा। अब सी पी का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम F/2 + 1 × R। ये अपने वीडियो लेक्चर सेकंड में हमने बताया है, शायद डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग ज़रूर देखिएगा। इसीलिए मैंने कहा कि ये सब इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। तो अगर नहीं भी देखा है तो चलिए यहीं से पढ़ते हैं कि सी पी का हम डिग्री ऑफ फ्रीडम के रूप में F/2 + 1 × R लिख सकते हैं, और सी वी को F/2 R लिखते हैं, और R तो R रहेगा ही। तो यहाँ पे इन सब का रेशियो डिग्री ऑफ फ्रीडम में क्या आ जाएगा, F/2 + 1, R से R सब कट गया, F/2 + 1, ठीक है। ये सब बात हो गई आइसोबारिक प्रोसेस की। अब पढ़ते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। तो देखिए आइसोकोरिक प्रोसेस में आपका वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। क्या कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। तो जब आप वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दोगे, ये हमारी आइडियल गैस इक्वेशन है, याद रखिएगा, पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी, प्रेशर वॉल्यूम, P मतलब प्रेशर, V मतलब वॉल्यूम, N मतलब नंबर ऑफ मोल्स, R यानी गैस कांस्टेंट, एंड T यानी टेम्परेचर। तो अगर हम यहाँ से वॉल्यूम को कांस्टेंट कर देंगे तो देखिए अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया तो N और R तो आपके कांस्टेंट होता ही है, गैस कांस्टेंट तो फिक्स होता है ना। R मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स भी आपको दिए होंगे, तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टेम्परेचर के। मतलब कि आप अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, मतलब प्रेशर तभी बढ़ेगा जब टेम्परेचर बढ़ेगा। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। अगर प्रेशर बढ़ाओगे टेम्परेचर बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शन का मतलब ये है एक क्वांटिटी अगर आपकी बढ़ रही तो दूसरी भी बढ़ेगी। अब यहाँ से अगर हम लोग पिछले वाले जैसे आइसोबारिक में पढ़े थे तो क्या पढ़े थे, V1/T1 इज इक्वल्स टू V2/T2 पढ़े थे। इसी तरह यहाँ वो कब पढ़े थे, जब V प्रोपोर्शनल था T के। अब यहाँ पे P प्रोपोर्शनल है T के, तो P1/T1 इज इक्वल्स टू P2/T2 पढ़ेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस में, ठीक है। अगर ग्राफ की बात करें तो देखिए प्रेशर, इसमें प्रेशर वॉल्यूम, हाँ वॉल्यूम कांस्टेंट है, ये वॉल्यूम वाली एक्सिस ना, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है। अगर V वर्सेस टाइम में बनाएंगे तो भी देखिए ये यहाँ पे V है तो ये V कांस्टेंट है। अगर P और T का बनाएंगे तो P और T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो मैंने बताया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ इस तरीके से बनता है। अब देखिए
इसमें भी हम लोग बात कर लेते हैं कि डेल्टा क्यू, डेल्टा यू और डब्ल्यू क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं कि आपके हीट क्या होगी आइसोकोरिक में, आइसोबारिक में, है ना, आइसोथर्मल में, एडियाबेटिक में, सब में। तो हीट की बात करें तो डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू होता है NCV डेल्टा टी। मैंने कहा ना ऑलवेज ट्रू है आपका ये। और डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेल्टा यू इज इक्वल्स टू यहाँ पे डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू हो जाएगा NCV डेल्टा टी। CV क्यों लगा, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और ऊपर क्या था आइसोबारिक में हम लोग ने CP लगाया था यहाँ पे। तो CP क्यों था, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पे था। अब ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे है तो इसलिए हम लोग CV लगाएंगे, तो NCV डेल्टा टी। अब डेल्टा यू क्या हो जाएगा, NCV डेल्टा टी। ये तो ऑलवेज ट्रू होता है। अब W इज इक्वल्स टू फॉर्म फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो W इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताइए, P डेल्टा V होता है, तो P आपका कांस्टेंट है तो W आपका 0 हो जाएगा। यहाँ से भी 0 आप लोग समझ सकते हैं कि क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है। और अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से इन दोनों को माइनस करके देखोगे तब भी देखोगे सब कट जाएगा, तो वर्क डन आपका 0 हो जाएगा। तो याद रखिएगा आइसोकोरिक प्रोसेस, यानी कि जब आपका वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो उस टाइम पे वर्क डन 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। तो देखिए आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर, इसमें आपका टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। परफेक्टली कंडक्टिंग बाउंड्री, और बाउंड्री क्या होती है, परफेक्टली कंडक्टिंग होती है। इसमें आपका चार्ल्स लॉ अप्लाई होता है। चार्ल्स लॉ क्या होता है, जब आपका टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया जाता है, उसी पे जब आइडियल गैस इक्वेशन में हम लोग कांस्टेंट टेम्परेचर की बात करते हैं, जिससे हम लोग चार्ल्स लॉ वहाँ पढ़ते थे। यहाँ पे आइसोथर्मल प्रोसेस है, प्रोसेस के टर्म में देखें तो ये आइसोथर्मल है, बट ये क्या है, ये चार्ल्स लॉ भी तो है। जब आपका टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया जाता है, तो जब कांस्टेंट टेम्परेचर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जब टेम्परेचर आपका कांस्टेंट हो जाएगा तो फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, ये देखिए टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया तो ये तो N और R कांस्टेंट होते ही हैं, तो P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा V के, है ना। तो यहाँ पे P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया V के, या इसे ये भी कह सकते हैं P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/V के, यानी कि अगर V बढ़ा तो P घटेगा, अगर V घटा तो P बढ़ेगा। डायरेक्टली इनडायरेक्टली मतलब यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इसका यही मतलब होता है। तो अगर आपकी देखो, अगर आपकी गैस का वॉल्यूम बढ़ रहा है यानी एक्सपेंड कर रही है तो उसका प्रेशर घट रहा होगा। और अगर आपकी गैस जो दी है, जो भी गैस की बात आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में करेगा, अगर वो कंप्रेस कर रही है, कंप्रेशन हो रहा है, तो उस केस में आपका प्रेशर बढ़ेगा। तो यहाँ से हम लोग इसको इधर करके लिख सकते हैं P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। अब अगर आइसोथर्मल का आपको ग्राफ समझना है तो ये देखिए P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है V के, तो P1 V1 ये आपका पहला स्लो, ये T1 है, ये T2 है, T3 है। तो इस तरह का ग्राफ अगर एग्जाम में दे देता है आइसोथर्मल में, तो जानिएगा T3 बड़ा होगा, फिर T2, फिर T1, ये वाला इधर अगर इससे और आगे होता तो वो T4 बड़ा होता। तो ये सीक्वेंस अपना अपना चलता है इस तरह के क्वेश्चन में। ठीक है, ग्राफ देखेंगे तो देखिए ग्राफ हमारा क्या होगा, ये वाला ग्राफ देखिए, यहाँ पे क्या होगा आपका टेम्परेचर वाली वो कांस्टेंट है। ठीक है, अब डेल्टा यू की बात करते हैं। इसमें आपका इंटरनल एनर्जी क्या होगी, तो इंटरनल एनर्जी जानते हैं NCV डेल्टा टी होगा। अब क्योंकि डेल्टा टी यानी टेम्परेचर कांस्टेंट है यानी 0 है, तो यहाँ पे डेल्टा टी 0 है तो इसकी इंटरनल एनर्जी भी 0 हो जाएगी। ठीक है, और W की बात करते हैं यानी वर्क डन, तो वर्क डन इसका क्या हो जाएगा, nRT log V2 माइनस V1। इसे याद कर लीजिएगा, इसका थोड़ा कैलकुलेशन है, बट हम लोग को कैलकुलेशन नहीं समझना है, हम लोग को तो मतलब एग्ज़ाम क्रैक करना है, ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। तो कैलकुलेशन आप लोग जब डिस्क्रिप्टिव अच्छे से वीडियो लेक्चर आप लोग ने किसी का देखा हो या फिर आपको अच्छे से समझना हो तो मुझे बताइएगा, मैं इसका लॉन्ग वीडियो बना दूंगी कि किस तरीके से ये आया है। बट यहाँ के लिए आप लोग याद रख लीजिए W इज इक्वल्स टू NRT log 2/V1, और प्रेशर के टर्म में होता है NRT log P1/P2। ठीक है, तो ये हो गई आइसोथर्मल की बात। अब हम लोग एडियाबैटिक समझते हैं जल्दी से। तो एडियाबैटिक क्या होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस वो होता है जब आपका हीट कांस्टेंट होता है। ठीक है, हीट जो हीट होती है डेल्टा क्यू जिसे रिप्रेजेंट करते हैं वो कांस्टेंट हो गया, 0 हो गया, तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, इसके लिए एक्सप्रेशन याद रखिए, कुछ एक्सप्रेशन इसमें आते हैं। PV की पावर गामा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, PV की पावर गामा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट और उसकी पावर गामा, गामा मतलब CP/CV।
ठीक है। CP/CV के रेशियो को ही गामा बोलते हैं। ये अपने सेकंड या थर्ड वीडियो लेक्चर में मैंने बता रखा है आपको। तो गामा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं P1V1 की पावर गामा इज इक्वल्स टू P2V2 की पावर गामा, ये लिख सकते हैं। और एक और टेम्परेचर के टर्म में अगर लिखें तो TV की पावर गामा -1 भी कांस्टेंट होता है, यानी कि T1V1 की पावर गामा -1 इज इक्वल्स टू T2V2 की पावर गामा -1। ठीक है। गामा की वैल्यूज़ मोनोटॉमिक के लिए, डायटॉमिक के लिए और ट्राइटॉमिक के लिए भी फिक्स होती है। मोनोटॉमिक के लिए क्या होती है 1.67, डाया के लिए क्या होता है 1.4 और ट्राया के लिए क्या होती है 1.33। ठीक है। ये सेकंड वीडियो लेक्चर में बताया है मैंने किस तरह से कैलकुलेट होती है। तो अगर आपको ये जानना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है। अगर प्रेशर और टेम्परेचर के टर्म में हमें लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं, P की पावर 1 माइनस गामा इंटू T की पावर गामा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। अब अगर स्लोप की बात करें तो देखिए एडियाबैटिक में हमारी स्लोप यानी कि dP/dV, ये हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये हम लोग कहाँ से यूज़ करते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन से स्लोप निकालते हैं। तो स्लोप इसकी आती है माइनस गामा P/V, तो कुछ इस तरीके से स्लोप इसकी बनती है। अब अगर आइसोथर्मल की बात करें तो आइसोथर्मल में क्या होता है -P/V स्लोप आती है। क्या आती है -P/V आती है। एडियाबैटिक में माइनस गामा P/V आती है। तो गामा की वैल्यू हमेशा जो है 1 से बड़ी होती है। ठीक है, 1 से बड़ी होती है। तो इसलिए एडियाबैटिक का स्लोप ज़्यादा होगा और आइसोथर्मल का स्लोप कम होगा। इस ग्राफ से अगर कंपेयर करें तो ये इस तरह ये जो जा रहा है ये आइसोथर्मल होगा और ये देखिए इसका स्लोप ज़्यादा है, ये ज़्यादा नीचे से ऐसे आ रहा है तो ये एडियाबैटिक होगा। ये आपको क्वेश्चन मैं करवाऊंगी इस तरीके से जिसमें आपको पहचानना होगा कि कौन आइसोथर्मल है कौन एडियाबैटिक है। तो जान लीजिएगा जिसकी स्लोप ज़्यादा है वो एडियाबैटिक है, जिसकी स्लोप कम है वो आइसोथर्मल है। ठीक है। अब आइसोथर्मल की स्लोप अपॉन एडियाबैटिक की स्लोप और आइसोथर्मल की स्लोप का रेशियो भी गामा को ही कहते हैं, क्योंकि ये जो हमारे इसको अगर डिवाइड करेंगे तो सब कट जाएगा, माइनस भी कट जाएगा, सिर्फ गामा बचेगा। इसलिए स्लोप ऑफ एडियाबैटिक अपॉन स्लोप ऑफ आइसोथर्मल इज इक्वल्स टू गामा। ठीक है। अब देखिए C एडियाबैटिक मतलब कि मोलर हीट कैपेसिटी एडियाबैटिक के लिए क्या होगी, तो इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं ΔQ अपॉन N डेल्टा टी, यानी जिसे हम लोग पढ़ते हैं ΔQ इज इक्वल्स टू NCV डेल्टा टी पढ़ते हैं ना, उसी तरीके से C एडियाबैटिक के लिए ΔQ अपॉन N डेल्टा टी, ये फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया है अपने। तो ये अगर आपकी हीट यानी कि एडियाबैटिक का मतलब क्या है, हीट ही आपकी 0 है। ठीक है। तो यहाँ पे ये 0 है तो पूरा यानी कि स्पेसिफिक हीट एडियाबैटिक के केसेस में 0 हो जाती हैं और ΔQ 0 होता ही है। और ΔU इज इक्वल्स टू क्या होता है NCV डेल्टा टी, NCV डेल्टा टी। तो यहाँ पे भी वही होगा ΔU इज इक्वल्स टू NCV डेल्टा टी। यहाँ पे कोई DQ का टर्म यानी ΔQ का आया ही नहीं है, तो ये जैसे होता है फॉर्मूला वही वैसे ही होगा। ठीक है। उसके बाद क्या होगा W इज इक्वल्स टू, देखिए फॉर्म फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो ΔQ इज इक्वल्स टू W प्लस D ΔU होता है। तो ΔQ 0 है तो यहाँ पे हो जाएगा 0 इज इक्वल्स टू W प्लस ΔU। अब यहाँ पे W इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा माइनस ΔU। तो जो ΔU है वो NCV डेल्टा टी है तो माइनस NCV डेल्टा टी। CV को हम लोग क्या लिख सकते हैं F/2R भी लिखते हैं, ये भी सेकंड वीडियो लेक्चर में आपको मिल जाएगा इस तरीके से। और हम लोग ये भी जानते हैं कि CV का गामा के रिलेशन में क्या लिख सकते हैं, हम लोग CV को लिख सकते हैं गामा अपॉन गामा -1, ये लिख सकते हैं ना गामा अपॉन गामा -1। तो इसी तरह हम लोग इसको क्या लिखें गामा अपॉन गामा -1 डेल्टा टी। तो इस तरीके से हम लोगों ने W को लिखा है। ठीक है। अब एक्सपेंशन के टर्म में समझते हैं, अगर एक्सपेंड करेगी गैस तो क्या होगा। तो देखिए अगर गैस का एक्सपेंशन होता है तो अगर इस कर्व में समझें तो जिसकी सबसे ज़्यादा स्लोप एडियाबैटिक, जिसकी उससे कम स्लोप आइसोथर्मल और फिर आइसोबारिक। इसमें देखिए प्रेशर कांस्टेंट है आपका, ये V और P का है तो इसमें प्रेशर कांस्टेंट है। ये आइसोकोरिक, ये वॉल्यूम, ये देखिए वॉल्यूम कांस्टेंट का ग्राफ है ये वाला, तो ये आइसोकोरिक है, ये आइसोबारिक है। और इन दोनों में तो आप लोग पहचान ही लोगे, जिसकी ज़्यादा स्लोप वो एडियाबैटिक, जिसकी कम स्लोप वो आइसोथर्मल। अब वर्क डन की बात करें तो सबसे ज़्यादा वर्क डन होता है आइसोबारिक में, फिर आइसोथर्मल में, फिर एडियाबैटिक में एंड देन आइसोकोरिक में। ठीक है। कंप्रेशन होगा अगर गैस में तो देखिए कंप्रेशन होगा तो ये वाली स्लोप आपकी एडियाबैटिक होगी। ठीक है।
उसके नीचे वाली आइसोथर्मल, देन आइसोबारिक, और उसके बाद ये वॉल्यूम कांस्टेंट वाली आइसोकोरिक होगी। तो कंप्रेशन में सबसे ज़्यादा वर्क डन आपका एडियाबेटिक का होगा, फिर आइसोथर्मल का होगा, फिर आइसोबारिक का होगा, देन आइसोकोरिक का होगा। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के साथ मिलेंगे। काफ़ी कुछ इस वीडियो लेक्चर में मैंने बताने की और समझाने की कोशिश की है। अगर मेरा वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी इफ़ेक्टिव रहा है, आपकी मदद किया है, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।